Hello dear students, how are you? Hope so that you are all fine and spending a great time. Students, this time we are doing for class 8th chapter number 15 साइंस का NCERT साइंस का ये चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर का नाम है सम नेचुरल फिनोमिना, जिसके अंदर आप समझते हैं कि नेचर के अंदर बहुत सारे फिनोमिना चलते रहते हैं। उसमें से ये जो है हम कर चुके हैं, थोड़ा बहुत उसका पार्ट हमने किया था। लाइटनिंग के बारे में हमने समझा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्जेस है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो चार्जेस पैदा होते हैं। राइट, आपने उस चीज़ को समझा था। आपने क्या समझा था? आपने समझा था लाइटनिंग क्या होती है। और फिर इस चैप्टर के अंदर आगे का पार्ट जो है वो है लाइटनिंग किस प्रकार से आकर होती है वो समझेंगे आप। और एक और डिस्ट्रक्टिव जो फिनोमिना है नेचर का वो है अर्थक्वेक। लाइटनिंग तो है ही, उसके बारे में अभी आगे आप समझेंगे। तो पहले वाले कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाने के बाद अब आप आगे का पार्ट है वो समझिए। अब हम करने जा रहे हैं दिस वन। द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग की स्टोरी क्या है? ओके, अब हम जो है लाइटनिंग को समझ सकते हैं कि वो चार्ज की वजह से पैदा होती है। चार्ज के रूप में हम समझ सकते हैं जो कि रबिंग की वजह से पैदा होते हैं, जो कि आपने पहले समझा था कि ग्लास रोड को जब आप सिल्क के साथ रब करते हैं, उसको थोड़ा घिसते हैं उसके साथ में, तो क्या होता है कि चार्ज पैदा हो जाता है। ग्लास रोड के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, और जो सिल्क रोड जो क्लॉथ है ग्लास रोड पर पॉजिटिव, और जो सिल्क क्लॉथ है उस पर नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है। इसी तरीके से आपने और भी चीज़ें समझी थी जो अलग अलग तरीके से चार्ज पैदा होता है। आपने 7th क्लास में समझा था कि यहाँ पर कुछ है, ये कमेंट मैंने डाल रखा है। हाउ डज लाइटनिंग अकर इन नेचर? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज? आपने 7th क्लास में समझा था कि लाइटनिंग कैसे होती है, लाइटनिंग का कारण क्या होता है, और ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होती है। राइट, ओके। तो थंडर स्टॉर्म के समय पर, जब थंडर स्टॉर्म होता है, तूफान आंधी तूफान आता है, उस वक्त जो एयर का जो बहाव है, करंट है, उसका बहाव है वो ऊपर की तरफ उठता है। राइट, जबकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो नीचे की तरफ मूव करते हैं। पानी की बूंदें तो आ रही है नीचे की तरफ, और जो हवाएं है वो जा रही है ऊपर की तरफ। जो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जो मूवमेंट होती है, इसकी वजह से अलग अलग चार्ज है वो पैदा हो जाते हैं। ठीक है, बाय अ प्रोसेस नॉट येट कम्प्लीटली अंडरस्टूड। अब तक जो प्रोसेस अच्छे से समझा नहीं गया है, लेकिन ऐसा लगाया जा रहा है कि ऐसा होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इकट्ठा हो जाता है जो बादल है उसके ऊपरी सिरे पर। जैसे अब ये बादल है तो यहाँ पर इसके ऊपरी सिरे पर, ऊपरी एज पर क्या पैदा हो गया? पॉजिटिव चार्ज पैदा हो गया। ठीक है, ओके। और फिर नेगेटिव चार्ज है वो इकट्ठा हो जाता है लोअर एज पर। तो यहाँ पर जो नीचे वाले पार्ट पर नेगेटिव चार्ज पैदा हो गया। ठीक है, और जो साथ ही साथ क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज की जो लेयर है वो भी आ जाती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ग्राउंड के ऊपर भी। अब जैसे ये ग्राउंड है जहाँ पर पौधे, पेड़ पौधे वगैरह है ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा इस पर? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया।
When the magnitude of the accumulated charges become very large, the air, which is normally a poor conductor of electricity, is no longer able to resist their flow. जब ये चार्ज बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो तब उस टाइम पर जो बीच में जो एयर है, जो कि समझी जाती है कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ऑब्वियसली है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने स्विचेस वगैरह है, तो वहाँ से मेरे पास करंट तो फ्लो नहीं हो जाएगा ना करंट लग जाए मुझे, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर मान लिया अभी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, अगर इसी वक्त यहाँ पर ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि जिसकी वजह से करंट फ्लो कर जाएगा, या फिर जो कोई यहाँ पर पानी की धार ऐसे मार दूँ मैं तो भी करंट फ्लो हो ही जाएगा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में और वो गुड कंडक्टर होता है। अगर उसमें सॉल्ट मिला हुआ है, प्योर वाटर तो नहीं होता, जो फिल्टर वाटर होता है, जो फिल्टर से निकलता है, आप यूज करते हैं आरओ वगैरह का, तो वो इतना अच्छा गुड कंडक्टर नहीं होता, राइट। तो उस वक्त क्या है, इतना ज़्यादा चार्ज में फ़र्क आ जाता है बादलों और ग्राउंड के ऊपर कि वहाँ पर जो एयर बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें से भी स्पार्क फैल जाती है, स्पार्क जो है मूव कर जाती है, ठीक है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आपस में मिलते हैं और जिसकी वजह से स्ट्रीक्स जो है नज़र आती है, ब्राइट लाइट के साथ, तेज़ रोशनी के साथ और साउंड के साथ। हम जो स्ट्रीक्स जो लाइटनिंग की है वो देख पाते हैं उस वक्त। तो द प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की डेफिनेशन होगी, है ना। ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म देयर आर स्ट्रीक्स ऑफ लाइटनिंग विच कैन बी सीन इन द स्काई। दिस एंड it is because of the flow, it is because of the two charges accumulated at the lower edge of the clouds and on the ground. Negative on the ground there is negative charge, on and the lower edges of the clouds there are negatively charged. नेगेटिव चार्ज है ना, हाँ नेगेटिव चार्ज है। देन देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक स्ट्रीक्स विच कैन बी सीन एट दैट टाइम, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, बिजली वहाँ से फ्लो कर जाएगी और वो सारा चार्ज जो है किस में मतलब कन्वर्ट हो जाएगा, बिजली में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो हम देख सकते हैं थंडरस्टॉर्म के टाइम पर, जो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, देख रहे हो आप। अरे वाह, जो मैंने बनाया था बनाने की जरूरत ही नहीं थी। ऊपर वाले पार्ट पर इन्होंने दिखा रखा है पॉजिटिव, नीचे वाले पार्ट पर जो है नेगेटिव, और यहाँ पर जो ग्राउंड है जो मैंने दिखाया वहाँ पर पॉजिटिव। और जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रिक स्ट्रीक्स है जो नज़र आ रही है, टेढ़ी मेढ़ी सी लाइनें, जो आप कार्टून्स वगैरह में भी जब आप बच्चे थे, मतलब अभी भी देखते ही होंगे, तो उस वक्त स्ट्रीक्स नज़र आती है। कई बार तो होता है कि कोई उसको ऐसे पकड़ता है और ऐसे फेंकता है होता है ना ऐसे। ओके, समझ में आ गया ना आपको। ओके, तो अब आगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आपको समझ में आ गया। आपको समझ में आ गया कि ये बनता कैसे है और कैसे, जो इतना तो नहीं लिखा हुआ कि भाई एयर गुड कंडक्टर कैसे हो जाते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि गुड कंडक्टर किस वजह से हो जाती है, कि उसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्लो कर जाती है। ओके, अब आगे ये एक डेफिनेशन है, क्या है ये डेफिनेशन में वो देखिए। वेयर कैन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अकर। ये वाली जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का, ये कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन बनाया मैंने इसके लिए, हरे पार्ट के लिए। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स। 2 या ज़्यादा क्लाउड्स के बीच में हो जाएंगे, या फिर क्लाउड और अर्थ के बीच में हो जाएगा। तो मतलब जैसे ये जो क्लाउड है, तो इन 2 क्लाउड के बीच में भी हो सकते हैं, है ना। 2 या 3 क्लाउड जो ये है, तो इनके बीच में हो जाएगा, इनके बीच में हो जाएगा, इनके बीच में भी हो सकता है। तो या फिर अगर मान लिया कि यहाँ पर अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह है और ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं, तो ये ऊपर से ऊपर और ऊपर वाले बादलों और नीचे वाले जो ये अर्थ है, ग्राउंड है, इसके बीच में पैदा हो सकता है। तो ये यहाँ पर इस बारे में लिखा हुआ है। बोले क्लियर है? ओके, ओ चलो आपने देख तो लिया ही, मैंने ये इसीलिए इसी दिक्कत को
ये दिक्कत ना हो इसलिए मैंने ये दूसरी फाइल सेव कर रखी है इस नाम की। ओके, तो फिर अब आगे टुडे, अब हमें क्या है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार तो पता क्या होता है, जब ये, मैं तो घबराता तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ता है। जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा तो मैं वैसे घबरा गया कि भाई कैसे होगा। कई बार जो मैं रात को 10 बजे, सवा 10 बजे जो है ना फ्री होता हूँ, 10:30 बजे रात को फ्री होता हूँ पढ़ाने के बाद, और उस वक्त बारिश हो रही होती है और मैंने रेनकोट पहन रखा होता है, ऊपर सिर पर हेलमेट होता है और आराम से अब उसमें मूव कर रहा होता है। लेकिन जब ओपन ग्राउंड आ जाता है ना, मुझे लगता है लो भाई अब गई, मेरे ऊपर गई, बिजली आई और टकराई। तो आकाश में देखते तो एकदम अच्छा भी लगता है कि ये जो नेचुरल फिनोमेना मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, लेकिन डर लगता है कि कहीं मेरे ऊपर ही स्ट्राइक ना कर जाए। तो ये भी हो जाता है, राइट। ओके, तो हमें क्या है, अब इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है लाइटनिंग से। जैसे कि पहले पुराने टाइम पर एंशियंट पीपल ऐसा करते थे, वो घबरा जाते थे कि जो क्रोध के देवता है वो आ गए हैं और अब वो हम पर आग बरसाएंगे, वो ऐसा समझते थे। नाउ हम अब जो है ना समझ चुके हैं कि ये एक बेसिक फिनोमिना है, बेसिक फिनोमिनन, यानी सिंगुलर के लिए आ गया फिनोमिनन, प्लूरल के लिए फिनोमिना। साइंटिस्ट अब इसको और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये तो बता दो कि अब साइंटिस्ट समझना तो चाहते हैं, अब इतनी सारी जो बहुत ज़्यादा मात्रा में, अच्छा ये तो आवाज़ किस चीज़ की होती है, जो ये आवाज़ होती है, इतनी ज़्यादा वोल्टेज जो एकदम से बहेगी, तो उसकी वजह से आसपास का टेम्परेचर, जो जहाँ से वो बिजली स्ट्रीक कर रही है, चमक रही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से एकदम से हवा फटती है, तो उससे ये साउंड होती है, राइट। तो लेकिन अब साइंटिस्ट को समझने में तो लगे हुए, लेकिन अब कौन भी बिजली के बीच में जाकर के समझेगा कि ये कैसे होता है। ऐसे कई सारी रहस्यमय चीज़ें हैं हमारे जो अर्थ के, जो जैसे कई ऐसे 1-2 खड्डे भी मैंने सुने हैं जिसके नीचे जो बहुत गहराई में जाता रहता है। अब कैसे करें उसको, उसके अंदर कोई आदमी भेजे तो मरा बराबर है। तो ये कई चीज़ें जो अभी पता नहीं लग पाई है, उनके रहस्यों के बारे में अभी पता नहीं लग पाया। कहने वाले कहते हैं ये पाताल नगरी का दरवाज़ा है या कुछ और, इस तरीके की कई बातें आती हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें अभी हमें जो पता करनी है। चलिए अब आगे, अब यहाँ एक क्वेश्चन है, वाई इज इट नेसेसरी टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, कि ये क्यों ज़रूरी है कि हम जो अपने आप को बचाने के लिए कुछ तरीके अपनाएं, राइट। लाइटनिंग स्ट्राइक हमारी लाइफ को और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम कुछ मेजर्स, अब ये मेजर्स किस हिसाब से लिया इन्होंने, ज़रूरी है लाइफ को बनाए रखने के लिए। तो इसके लिए अब आप ये समझिए, भाई मैं तो मैथ का टीचर हूँ पर मुझे सारे सब्जेक्ट करवाने होते हैं, राइट, बच्चों को समझ में आने के लिए, तभी तो, नहीं तो फिर जो पेरेंट्स होते हैं उनको लगता है कि चलो ठीक है भाई सर पढ़ा रहे, देखो ये वाली चीज़ें भी करवा रहे हैं, तो वो खुश होते हैं। मुझे तो यही चीज़ चाहिए कि भाई वो पेरेंट्स है सेटिस्फाइड रहे, राइट। तो मुझे सारे सब्जेक्ट मैं करवा देता हूँ। तो जब मुझे नहीं आता तो मैं तो गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करता हूँ। और बिजली हड़ताल जीवन और संपत्ति को नष्ट कर सकती है, यह इसलिए उपाय करना आवश्यक है। अच्छा, मेजर्स का मतलब उपाय करना, पास पूरा एग्जैक्टली नहीं आया, लेकिन हाँ क्लियर हो गया कि भाई उपाय करना होता है कि टू टेक मेजर्स मतलब उपाय करना। तो इसलिए बिजली से बचने के लिए उपाय करना क्यों ज़रूरी है? उपाय करना ज़रूरी इसलिए क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी को और हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। प्रॉपर्टी कैसे? मान लिया कि घर पर गिर जाए तो घर तो गया ना काम से, कितनी मेहनत से ऐसे दिन ना बनता है मकान। पापा से पूछो कितनी मुश्किल से बना होगा, कितनी मेहनत की है उन्होंने इसके लिए, है ना। ओके, अब है 15.6 कॉन्सेप्ट लाइटनिंग सेफ्टी। लाइटनिंग से कैसे सेफ्टी की जा सकती है? ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म, जब बिजली चमक रही हो, है ना, और तूफान आया हुआ हो, बारिश के साथ में हवाएं तेज़ बह रही है, तो कभी भी ओपन प्लेस में, नो ओपन प्लेस इज सेफ। ओपन प्लेस जो है वो कभी भी सेफ़ नहीं होती, खुले में कभी भी कहीं पर भी बिजली गिर सकती है, तो वो सेफ़ नहीं है। थंडरस्टॉर्म को सुनने के बाद ये एक अलर्ट होगा आपके लिए कि आप फटाफट से एक सुरक्षित जगह पर चले जाएं, और वो सुरक्षित जगह होगी कि कोई घर, और स्पेशली वो वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा जहाँ पे अर्थिंग करवा रखी है, और नहीं तो कम से कम ओपन से तो अच्छा ही है, किसी भी घर में चले जाओ। और
पिछले वाली थंडर यानी कि लास्ट थंडर सुनने के बाद, अभी आपने सुनी ही है तो ये आपके लिए लास्ट थंडर हो जाएगी, थोड़ी देर बाद फिर सुनोगे तो फिर वो जो बाद में सुनी है वो लास्ट थंडर हो जाएगी आपके लिए। मतलब थंडर सुनने के बाद कुछ समय के लिए आप वेट कीजिए, जब तक कि फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। मतलब सेफ प्लेस जहाँ पर भी आप चले गए हो, किसी और के घर में चले गए हो, तो बाहर आने से पहले मतलब जो आपने आवाज़ सुनी थी तो थोड़ा टाइम के लिए रुक जाओ, क्या पता दोबारा से आ जाए। और तो ना एकदम से बहुत गड़गड़ाहट होती है कि भाई लो भाई बिजली गिर गई है, और फिर हमें ये लगता है कि भाई अब वो उठती है तो और ज़्यादा साउंड आती है, नहीं ऐसा लगता है कि भाई इसको ज़्यादा जोर आ रहा है, अब ये ऊपर उठ रही है तो। ओके, फाइंडिंग है सेफर प्लेस, सेफर प्लेस को फाइंड करना। अब इसके बारे में कुछ बता रखा है वो समझ लीजिए। अ हाउस या कोई घर है या कोई बिल्डिंग है, वो एक सेफ प्लेस होगी, ठीक है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कार के अंदर या बस के अंदर, तो आप उसके अंदर जो है बिल्कुल सेफ है, लेकिन आपको चाहिए कि आप विंडोज़ और जो उसके डोर्स है वो अच्छी तरीके से बंद ज़रूर कर दें, ठीक है। अगर कार या बस में आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए, आप अंदर ही रहिए, तब ये मत सोचिए कि आप बाहर जाकर किसी घर में चले जाएं, लेकिन दरवाजे और खिड़कियाँ उसकी बंद रहनी चाहिए। गुड, इतनी तो हुई होती है कि भाई लोग सांस वगैरह आ जाए सही से, ऐसा भी नहीं है कि भाई आप बिल्कुल ही बंद करके आराम से बैठे रहे, थोड़ा बहुत तो खोल सकते हैं, लेकिन इतनी तो ऑक्सीजन अंदर होती है कि भी ठंड भी हो ही जाती है, तो घबराने की बात नहीं है। और अगर बिल्कुल ही ज़्यादा ठंड है तो बंद रहेगी तो ज़्यादा अंदर अच्छा महसूस होएगा, तो इसलिए बंद रखिए दरवाजे और खिड़कियाँ। नेक्स्ट जो है आपके लिए कुछ है, डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए थंडरस्टॉर्म के टाइम पर, उसके बारे में। अगर आप बाहर हैं तो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शायद इसके बारे में है, तो वो अभी देख लीजिए। ओपन व्हीकल्स जैसे कि मोटर बाइक्स है, जैसे मैं अपने बारे में बात कर रहा था, मैं बाइक पर जाता हूँ, या कोई ट्रैक्टर पर है, या किसी कंस्ट्रक्शन मशीनरी पर है, जैसे जेबीजी है या कोई और है ना, जेबीजी होता है ना, या कोई ओपन कार है, या ये सेफ नहीं होता। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं फटाफट से जैसे ही आएगा ना थंडरस्टॉर्म, मैं फटाफट से आसपास किसी पेट्रोल पंप की जो आता है ना, जो छत से आते हैं उसके नीचे चला जाऊँगा, मतलब पेट्रोल पंप पे चला जाऊँगा, और जब सिस्टम ठीक हो जाएगा फिर मैं बाहर निकल जाऊँगा। नहीं, तो इसलिए ये चीज़ करनी है आपने। ओके, ओपन फील्ड हो, कोई हो खेत हो, बड़ा सारा कोई पेड़ हो, कोई शेल्टर है पार्क के अंदर वहाँ पर, या फिर एलिवेटेड प्लेस है। एलिवेटेड प्लेस को क्या कहेंगे, कोई ज़्यादा ऊंचाई का हिस्सा है ये, या ढलावदार। चलिए गूगल ट्रांसलेट है ना, मैं वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। लास्ट देश यहाँ थे। तो आप भी गूगल ट्रांसलेट का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, टेक्नोलॉजी है ना हमारे पास। ऊंचे स्थान, मैंने कहा था ना ऊंचे स्थान, वैसे एलिवेशन ये होता है भाई ऐसे तिरछा सा, मतलब यहाँ जो है ऊंची जगहों के लिए बात हुई है, ठीक है। ओके, नाउ तो एलिवेटेड प्लेस पर यहाँ पर जो है ये जो जगह है ये हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए इन जगहों पर तो आपको जाना ही नहीं है, ठीक है। ओके, आगे। अगर कोई आपको, अच्छा और भी है, अगर आप फॉरेस्ट में हैं तो आपको शेल्टर लेना चाहिए छोटे पेड़ों के नीचे। अब कहीं और मकान वगैरह तो होंगे नहीं, अगर आप जंगल में हैं घूमने के लिए गए हैं तो वहाँ पे कोई आपको मकान वगैरह नहीं मिलेंगे, तो जो एक तो बड़े पेड़ होते हैं उससे छोटे पेड़ भी होते हैं नीचे, तो उनके नीचे चले जाइए, तो बड़े पेड़ तक ही रह जाएगी, बिजली रहनी होगी तो, ठीक है। अगर कोई शेल्टर आपको नहीं मिलता आसपास, आप ओपन फील्ड में हैं, तो क्या करें, बड़े पेड़ों से दूर रहिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, बड़े पेड़ों से आप दूर रहेंगे, और जो बिजली के खंभे हैं या फिर जो दूसरी मेटल ऑब्जेक्ट्स है उससे दूर रहिए, और ग्राउंड पर लेटिए ना वहाँ पे ग्राउंड के ऊपर। इसके बदले आप
स्क्वेट लो ऑन द ग्राउंड। जैसे ये बच्चा बैठा हुआ है, समझाने के लिए आपको तो स्कूल में भी सिखाते ही होंगे, ऐसे में आप ऐसे बैठ जाइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लाइटनिंग अगर स्ट्राइक करेगी तो उसका एरिया जो है कम हो जाएगा, बजाय अगर लेटे हुए होंगे तो जो उसका जो एरिया है वो बढ़ गया, वो कहीं पर भी स्ट्राइक कर सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर इस प्रकार से बच्चा आप ऐसे बैठे हुए हैं तो ऐसे में यहाँ पर आपको नुकसान कम से कम होगा, ठीक है। तो वो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने तो सुरक्षा घेरा बना दिया था कि बच्चे को कुछ ना हो, और कुछ होना भी नहीं चाहिए, ठीक है जी। अब आगे आपको क्या करना है, स्क्वाट डाउन, जब आप स्क्वाट लो करेंगे ग्राउंड के ऊपर, अपने हाथों को आप घुटनों पर ले लीजिए और हेड जो आपका सिर है वो हैंड्स पर रख लीजिए, जैसे ये बच्चा रखा हुआ है, बच्चे ने रखा हुआ है। ये जो पोजीशन है इसकी वजह से जो आपका जो लाइट के टकराने का जो एरिया है वो कम से कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, और वो चांसेस है कि भाई वहाँ आपके पास ना पड़े। अगर मान लिया कि खुले में आप चौड़े होकर बैठे हो तो हो सकता है यहाँ पर अगर गिरनी थी तो आपने तो फैल गए और आप जो है यहाँ पर ये जो आपके ऊपर टकरा जाएगी, ठीक है। इसलिए कम एरिया बनाइए जितना ज़्यादा हो सके, जैसे ये बच्चा बैठा हुआ है। अब ये तो था कि आप बाहर थे, तो बाहर थे तो कब था कि भाई आप ओपन में हो, बिल्कुल ही फॉरेस्ट के अंदर हो, ओपन में हो, है ना, और कार में हो, तो इस तरीके की कुछ आपको चीज़ें बताई गई है। अब आप अगर घर में हैं तो क्या करेंगे। अगर आप घर में हैं, लाइटनिंग जो है वो टेलीफोन कोड्स, जो बिजली जो टेलीफोन की तारें उस पर टकरा सकती है, इलेक्ट्रिक वायर्स को टकरा सकती है, इलेक्ट्रिक कोड्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, मेटल पाइप्स को टकरा सकती है, ठीक है। तो ये हो सकता है। ओके, क्या आपको याद है लाइटनिंग एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, तो वो ओबियसली वहाँ से फ्लो कर सकती है और आप तक पहुँच सकती है। तो थंडरस्टॉर्म के टाइम पर इन चीज़ों के कॉन्टैक्ट से आपको अवॉइड करना है। ये इट इज़ सेफ़र टू यूज़। अब आपको मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा सेफ़र है, क्योंकि वहाँ की जो रेंज है जो उसमें आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो एक्चुअली आ रही है एयर के अंदर से, तो वहाँ से कंडक्शन नहीं हो पाएगी क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है, ठीक है। या कोडलेस फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहिए जिसके अंदर कोड है ही नहीं, तार है ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये सही नहीं होगा कि आप उस वक्त आप किसी बंदे को कॉल करें और वो बंदा तार वाले फ़ोन का इस्तेमाल करे। तो ये चीज़ आपने अपनी तो सेफ्टी कर ली, लेकिन क्या किया, उसको ख़तरे में डाल दिया। तो इसलिए एक तो फ़ोन कॉल करो ही मत, और अगर कर रहे हो तो मोबाइल फ़ोन पे कर लो, ताकि अगर वायर वगैरह पे करो उसने उठा लिया और कहीं उसको नुकसान हो गया तो ना तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, मेटल पाइप वगैरह का। रनिंग वाटर तो स्पेशली एक आगे शायद आएगा, रनिंग वाटर का इस्तेमाल मत कीजिए। कोड मतलब जो वायर वाली तारों का इस्तेमाल मत कीजिए। और अगर आप फ़ोन कर रहे हैं तो ऐसे फ़ोन पर फ़ोन कीजिए जहाँ पर उसके पास भी तार ना हो। अब अगर बहुत ज़्यादा दूरी पर है, क्या पता वहाँ पे बारिश ना हो रही हो, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब ये नहीं कि भाई बता मैं तेरे पास फ़ोन कर रहा हूँ, तेरे यहाँ पे थंडरस्टॉर्म तो नहीं होया हुआ ना इतनी देर में काम हो जाए तो, हे भगवान, कभी किसी का बुरा ना हो। ओके, अब आगे बता रखा है आपको जो थंडरस्टॉर्म के दौरान आपको जो मतलब थंडरस्टॉर्म, बारिश की तो बात अलग होती है, थंडरस्टॉर्म होता है बहुत तेज़ी से गर्जना हो रही है और बिजली या चमक रही है खूब, तो उस टाइम पे आपको एक तो बारिश वाले पानी तो बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए, और दूसरा अगर घर में है तो आपको फुहारे के नीचे भी, रनिंग वाटर में भी नहाना नहीं चाहिए। रनिंग वाटर के कॉन्टैक्ट से अपने आप को बचाना है, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई, आपको क्वेश्चन आंसर में मिल जाएंगे ये सब आंसर्स, ये सब चीज़ें। उस वक्त आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जैसे कि कंप्यूटर, टीवी, इनको अनप्लग करके रख देना चाहिए, क्योंकि अगर बिजली गिर गई मकान के ऊपर या फिर आसपास कहीं पर हुआ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ, तो वो आपकी इन चीज़ों को ख़राब कर सकती है। इलेक्ट्रिक जो लाइट है उसे आप ऑन रहने दीजिए चाहे तो, वो हमें हार्म नहीं पहुँचाएगी क्योंकि वो दूर है, ठीक है। ओके, ये सब चीज़ें समझ में आ गया जब आप घर के अंदर है और जब घर के बाहर है। पहले आया घर के बाहर आप क्या ध्यान देंगे, और जब फिर आया घर के अंदर आप क्या चीज़ें ध्यान देंगे। अब लाइटनिंग कंडक्टर का केस आ रहा है। लाइटनिंग कंडक्टर का करने के बाद हम इस वीडियो को अब आगे नहीं बढ़ाएंगे, फिर हम जो नेक्स्ट केस है अर्थक्वेक का वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लाइटनिंग कंडक्टर क्या है, इसके लिए क्वेश्चन बनाया हुआ है, वो क्वेश्चन जो है वो देखिए। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है और ये कैसे बिल्डिंग में इंस्टॉल किया जाता है,
और हमें इसके जो मेटल कॉलम को, यानी कि जो मेटल वाला जो पार्ट है उसको हमें टच क्यों नहीं करना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इसमें अब समझने जा रहे हैं। तो लाइटनिंग कंडक्टर एक डिवाइस होता है जो हमारी बिल्डिंग को लाइटनिंग के इफेक्ट से बचाता है, राइट। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये वाला, ये लाइटनिंग कंडक्टर लगा हुआ है जो कि यहाँ से पूरी धरती के अंदर गया हुआ है, राइट। बिल्डिंग से जाकर के और यहाँ पर ये धरती में गया हुआ है, तो सारी की सारी जो बिजली यहाँ पहुँचा देगा ये, और नुकसान हमारे घर को और हमें नहीं पहुँचेगा। एक मेटेलिक रोड है जो कि बिल्डिंग से लंबी होती है, देख ही रहे हो बिल्डिंग से तो काफ़ी लेंथी है, जो मैंने अभी यहाँ पर पिक्चर ही बनाई थी, नीचे तक गई हुई है, ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ तक गई हुई है, ठीक है। इसको इंस्टॉल किया जाता है घर की दीवार पर, बिल्डिंग की दीवार पर इसे कंस्ट्रक्शन के दौरान फिट किया जाता है, ठीक है। बाद में भी कर सकते हैं इसको। इसका एक एंड जो है वो हवा में रहेगा, यानी जो यहाँ पर ये पार्ट नज़र आ रहा है ये हवा में है, और जो इसका दूसरा पार्ट है वो दबा दिया जाएगा ग्राउंड के अंदर, जो कि यहाँ पर ग्राउंड के नीचे यहाँ पर है ना, देख रहे हो ये दबा रखा है यहाँ पे, ग्राउंड मिट्टी के अंदर है, ठीक है। जो मेटल कॉलम है जो इसमें यूज किया जाएगा कंस्ट्रक्शन के दौरान, इलेक्ट्रिक वायर्स है, वाटर पाइप है इन द बिल्डिंग, ऑल्सो प्रोटेक्ट अस टू एन एक्सटेंट। कंस्ट्रक्शन के दौरान पर जो मेटल की जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, और जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती है या फिर वाटर पाइप है, या फिर जो बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन के दौरान बनाई जाती है, वो भी कुछ हद तक हमारी प्रोटेक्शन कर देती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि थंडरस्टॉर्म के अंदर तो नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन क्या है, आपको वो कैसे नुकसान पहुंचाएगी अगर आपने उसको टच कर दिया तो इसलिए उनको टच नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन उनको टच मत कीजिए, डू नॉट टच थंडरस्टॉर्म के दौरान, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पर है ये, तो आपकी बुक के अंदर भी आप देख सकते हो। ओके, अब आगे का पार्ट ये मैंने सारा काट रखा है, चलो पढ़ देता हूं मैं लेकिन आपके लिए। अब आपने थंडरस्टॉर्म के बारे में पढ़ा, इसको मैं रब कर देता हूं पहले। पता नहीं कैसे काटा हुआ है, तो कुछ और तरीके से, चलिए कोई बात नहीं, आप इसको आप यहाँ जहाँ पे काटा हुआ है। थंडरस्टॉर्म के दौरान आप थंडरस्टॉर्म के बारे में पढ़ चुके हैं और लाइटनिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, और क्लास 7 के अंदर आपने क्या किया हुआ है, साइक्लोन के बारे में पढ़ा हुआ है ना। एयर वाले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में भी आया हुआ है एयर वाला चैप्टर, है ना, 7th क्लास में। ये जो नेचुरल फिनोमिना है ये लार्ज स्केल में ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए इससे सतर्क रहना पड़ेगा हमें। और भाग्यवश फॉर्चुनेटली ये फिनोमिना अब प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। कुछ समय कुछ चीज़ों तक हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं भाई तूफान आने वाला है, तो पहले ही जो है आपने देखा था, ये 2019 की बात है ना। 2019 के अंदर जब इलेक्शन वगैरह होने वाले थे, तब फोनी तूफान कोई नाम का था जो कि उड़ीसा के कोस्ट को टकराने वाला था, वेस्ट बंगाल में भी टकराने वाला था। तो पहले ही सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया था और फिर वहाँ से लोगों को हटा दिया गया था। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है ना, तो इनको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो वेदर डिपार्टमेंट है वो इसको वार्न कर सकते हैं, थंडरस्टॉर्म को कुछ जगहों पर तो कर सकते हैं। द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट अ थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरिया। कुछ जगहों पर ये जहाँ पर भी ये थंडरस्टॉर्म वगैरह क्रिएट होते हैं, तो वहाँ के लिए वो जो वेदर डिपार्टमेंट है इसकी फोरकास्ट कर देते हैं, बता देते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ होने वाली है। तो फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन बना हुआ है, व्हाट कम विथ थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म के साथ क्या आता है, थंडरस्टॉर्म के साथ क्या आता है।
इन थंडरस्टॉर्म, इफ अगर थंडरस्टॉर्म होता है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि एक लाइटनिंग होगी, दूसरा साइक्लोन भी हो सकता है, उसके साथ आएगा ये साइक्लोन। क्या होता है? चक्रवात से ऐसे वो घेरा सा बनता है ना, ऐसे जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये भी बन सकता है, यही होगा ना। गूगल का इस्तेमाल करें, CYCLONE, चक्रवात वही है। और अगर इसकी हम इमेजेस वगैरह देखें तो ये देखो, ये बने हुए इमेजेस ये होते हैं। ये तो पानी में दिखा रखा है, और ये जो हवा में बनता है, क्लिप आर्ट दिखा रखी है ये जिस तरीके की, राइट, गुड। तो फिर सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय दिस फिनोमिना। तो इस तरीके से हम क्या है, कुछ उपाय कर सकते हैं इनसे होने वाले डिस्ट्रक्शन से अपने आप को बचाने के लिए। तो ये क्लियर हो गया। अभी थोड़ा सा पार्ट और है, यहाँ क्वेश्चन है इस पर, कुछ फिनोमेना के नाम बताओ जो कि प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते और वो ह्यूमन लाइफ को और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे अर्थक्वेक के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे वन नेचुरल फिनोमेना है जो कि अब तक हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाए हैं। प्रिडिक्ट का मतलब हो गया उसको हम पहले से ही नहीं जान पाते, उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ये होता है अर्थक्वेक। ये ह्यूमन लाइफ को और ह्यूमन प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। कि आपके पास कई एग्जांपल हो गए, गुजरात में भी अपने यहाँ पर आया था जो कि बहुत ख़तरनाक हुआ था और बहुत ज़्यादा तबाही लेकर गया था, लोग भी काफ़ी ज़्यादा मारे गए थे उस तूफान में, मतलब जो अर्थक्वेक के अंदर। मेजर अर्थक्वेक जो इंडिया में हुआ था वो 8 अक्टूबर 2005 में हुआ था, यूरी में और तंगधार टाउन में, जो कि नॉर्थ कश्मीर में है। इससे पहले एक बहुत खतरनाक अर्थक्वेक हुआ था 26 जनवरी 2001 में, जो कि गुजरात के भुज डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो बड़ा खतरनाक था, राइट। तो अब ये एक्टिविटी है और इसके आगे का पार्ट जो है कर लें, अभी कर लेते हैं। अपने पेरेंट्स से बताइए, पूछिए आप कि जो इससे डैमेज होता है लाइफ को और प्रॉपर्टी को, इसके बारे में आप अपने पेरेंट्स से पूछिए। दादाजी से पूछ लीजिए, दादी जी से पूछ लीजिए, पापा से पूछ लीजिए, ताऊ जी से पूछ लीजिए, वो बताएंगे आपको। और कुछ पिक्चर्स है इस डैमेज को जिसकी वजह से ये डैमेज होता है, जो अर्थक्वेक की वजह से जो डैमेज होता है, उसकी कुछ पिक्चर्स आप न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, जो उस टाइम पर हुए थे उससे आप निकाल सकते हैं। और आजकल तो इंटरनेट है, आप वहाँ से ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे आपके सामने निकालूँ तो मैं इस पर सर्चिंग कर रहा हूँ, डिस्ट्रक्शन इन भुज इन गुजरात, गुजरात अर्थक्वेक। ये देखिए, ये उस वक्त की है जो भुज के अंदर आया था ना, गुजरात के अंदर डिस्ट्रक्शन, कितनी ज़्यादा तबाही मची थी। देखो बिल्डिंग कैसे ढही हुई है। नहीं, भगवान ऐसा कभी ना हो किसी के साथ, जो लोग मारे जाते हैं, प्रॉपर्टी जो इतनी मुश्किलों से लोग कमाते हैं, घरों पे लगाते हैं, और वो सब कुछ तहस नहस हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो। तो आप ये नेट से भी आप देख सकते हैं, राइट। और अब इसके बाद जो अर्थक्वेक क्या है, क्या क्या आप कर सकते हो इस टाइम पर, क्यों होता है, कैसे इसको मेजर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग योर ओन वीडियो। ध्यान से अच्छे से ये चीज़ें पढ़ने की होती है बेटा, आप लोग इसको पढ़ो, समझो, ये आपके ही फ़ायदे के लिए होते हैं। इसको रट्टा मत लगाओ और ये मत सोचो कि आपके ऊपर प्रेशर है, हे भगवान कैसे करेंगे सब कुछ, इतनी ज़्यादा पढ़ाई, किसने बनाई पढ़ाई, मतलब ये सब चीज़ें ना करो। ये आपको समझाने के लिए सरकार के कदम है कि बच्चों को समझ में आए कि ये साइंस क्या है, क्या कैसे आप अपने आप को बचा सकते हो। कमाई का साधन तो आगे बनेगी ही बनेगी,
लेकिन साथ ही साथ आपकी नॉलेज भी बढ़ा रही है ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। ठीक है, तो ध्यान से इसी तरह से आप समझते रहिए और साथ में दूसरों को भी समझाते रहिए, इससे आप ज़्यादा समझदार बनेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा सही रहिए और अपने आप को बचाते रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ठीक है, और जब कभी कोई ऐसा फिनोमेना हो तो अपने आप को बचाने के लिए हर उपाय कीजिए जो इसमें बता भी रखे हैं।